हेलो, वेलकम एंड जय हिंद ऑल। सरीन पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैंने आईबी के लिए पहले 3 वीडियोस बना चुका हूँ। एक जो हमारा टायर 1 है कि टायर 1 की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, क्योंकि अभी लास्ट के कुछ दिन रह चुके हैं। सेकंड हमारा था कि टायर 2 के लिए और जो कुछ आपके डाउट्स थे वो उसमें बता दिया। थर्ड इस था कि हम लोग का आज ही जो हम लोगों ने देखा कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है। खैर वो वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं आराम से, लेकिन आप उसे फॉलो कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। अब जीएस का अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि करंट कवर कर सकूं पिछले 6 महीने के, एटलीस्ट 6 महीने के, लेकिन सिर्फ करंट नहीं कवर करूंगा, ठीक है। इसलिए जो टाइटल जीएस दिया है, क्योंकि करंट के साथ साथ स्टैटिक को हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। सबसे पहले एक न्यूज़ देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या कवर करना है, ठीक है। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पर्सन इन न्यूज़, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लीजिए इन्हीं का नाम ले लेते हैं, सत्यारूप सिद्धांत। सत्यारूप सिद्धांत एज ए न्यूज़ किस कारण से है, किस लिए वो खबरों में है, तो इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। मोड रहेगा बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो पैनिक नहीं करना है, आराम से समझो। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई चेक। नाम है सत्यारूप सिद्धांत, ठीक है। कौन है सत्यारूप सिद्धांत? He becomes the world youngest to climb 7 highest volcanoes। volcanoes का मतलब होता है ज्वालामुखी। 7 highest mountains, mountains यानी कि पर्वत, इन 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप, ठीक है। यानी कि सत्यारूप सिद्धांत सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के पर्सन बने हैं जिन्होंने दुनिया की 7 सबसे ऊंचे ज्वालामुखी, 7 सबसे ऊंची माउंटेन्स को क्लाइम किया है, और जो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स में यानी कि 7 महाद्वीपों पे है, ठीक है। ये तो था हमारे पास करंट में। अब स्टैटिक क्या है, हमें पता होनी चाहिए 7 हाईएस्ट माउंटेन्स कौन कौन सी हैं, हमें पता होना चाहिए कि 7 हाईएस्ट वॉल्केनोज कौन कौन से हैं, और 7 कॉन्टिनेंट सबको पता है कि महाद्वीप कौन कौन से हमारे साथ हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करें, नेपाल में है। नेपाल में ही इसका नाम सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल के साथ नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, ठीक है। तो आपसे दूसरा नाम पूछा जा सकता है, हाइट पूछ सकता है, हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स, ठीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है। सेकंड इज माउंट अकोंकागुआ। अकोंकागुआ कितनी हाइट है? 6961 मीटर। कहां पर है? अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट इज माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली कहां पर है? यूएसए में। 6194 मीटर इसकी हाइट है। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? रशिया में है। 5895 मीटर्स इसकी हाइट है। माउंट ब्लैंक की बात करें तो 4808.7 मीटर्स, क्लियर। माउंट विंसन मैसिव की बात करें तो 4892 मीटर्स एंटार्क्टिक में। माउंट कोसिजो की बात करें 2228 मीटर्स ऑस्ट्रेलिया में। तो ये माउंटेन्स हैं जहां पर उन्होंने क्लाइम किया। अब आपसे ये ना पूछेगा कि सत्यारूप सिद्धांत कौन है, आपसे इनमें से पूछ लेगा कि ये माउंटेन कहां पर है, ठीक है, कौन से एरिया में है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी माउंटेन कौन से एरिया में है। रशिया नहीं आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी, रशिया नहीं आना है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे आएगा तंजानिया। माउंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया, क्योंकि माउंट किलिमंजारो एक वॉल्केनो भी है। अब हमने पढ़ा कि 7 हाईएस्ट वॉल्केनोज पे भी क्लाइम किया है, तो 7 हाईएस्ट वॉल्केनोज कौन कौन से हैं वो भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट इज माउंट सिडली। माउंट सिडली कहां पर है? एंटार्क्टिक में। हाइट लिखी हुई है 4285 मीटर्स। ओजस डेल सेल्डो की बात करें तो चिली में 6893 मीटर। ओजस डेल सेल्डो के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लिख लेना कि वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। हाईएस्ट, सबसे बड़ा हाइट में और मोस्ट एक्टिव, हाइट वाइज हम बात करेंगे, सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ओजस डेल सेल्डो, विच इज इन चिली, अर्जेंटीना बॉर्डर पे पड़ता है। 6893 मीटर्स है। सबसे ज्यादा हाइट आप देख सकते हैं कि 6893 मीटर इसी की हाइट है। नेक्स्ट इज माउंट किलिमंजारो। हमने यहाँ पे अभी करेक्ट किया। माउंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया, 5895 मीटर्स इसकी हाइट है। माउंट एल्ब्रस इज इन रशिया, 5642 मीटर्स इसकी हाइट है। माउंट पिको डी और इजाबा इज इन मैक्सिको, 5636 मीटर्स इसकी हाइट है। माउंट दमवंद ईरान, 5610 मीटर। और लास्ट इज माउंट गिले विच इज इन पैपुआ न्यू गिनिया, विच इज 4368 मीटर्स। अब आपको क्या करना है, एक काम आपको और करना है कि जहां जहां पे हमने पढ़ा कि कौन सी कहां कहां पर लोकेटेड है, अब ये हमारे पास जो है प्लेसेस इन न्यूज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड जो जगहें होंगी वो प्लेसेस इन न्यूज़ में बन जाएंगी। अब इनकी कैपिटल क्या है, इनकी करेंसी क्या है, ये एक बार आप गो थ्रू करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए काम आएगा क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है, करेंसी क्या है, ये कहाँ की कैपिटल है, इट वाज इन न्यूज़। और जनरली आप देखते हो पेपर का ये ट्रेंड है कि उनमें पूछा जाता है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा कि सत्यारूप सिद्धांत बिकेम्स द वर्ल्ड यंगेस्ट, दुनिया के सबसे कम उम्र के इंसान बने जिन्होंने ये हासिल किया है मुकाम।
अब इनसे पहले भी कोई ना कोई होगा, तो आपसे ये ना पूछ के उस पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है डैनियल बुल, जो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, तो इस न्यूज में हमने क्या देखा कि सत्यारोप सिद्धांत के बारे में किस किस से रिलेटेड था। ये ज्योग्राफी का सारा पोर्शन इस न्यूज से रिलेट होता है। अभी जो नेक्स्ट न्यूज होंगी मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसका कारण क्या है? ये नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कुछ टाइम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि आप अप्रोच बनाएंगे, आप अपने आप जब उसको रिलेट करेंगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। तो नेक्स्ट मैं उसके बाद अब कुछ वन लाइनर्स लिखूंगा, उन वन लाइनर्स को हम देखेंगे साथ के साथ। एक तो हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, बहुत सारी न्यूज़ है क्योंकि 6 महीने के बहुत सारे अलग अलग हैं। पर्सन इन न्यूज़ है, फिर अवार्ड्स करेंगे, फिर हम प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे, और चीज़ें एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, तो ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो अभी इतना आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ में ये सब एक्सप्लेनेशन आप खुद करेंगे। जैसे वीडियो खत्म होगा आप वीडियो को रोक के एक न्यूज़ देखिए, उससे रिलेटेड स्टैटिक निकालिए, अपने पास नोट कीजिए। ठीक है, तो ये अप्रोच बनाओ, आप बिल्कुल जीएस नहीं भूलोगे। और ध्यान रखना आईबी में 40 मार्क्स की है, तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ आपने देखी। अब मैंने कहा था मैं सिर्फ वन लाइनर्स लिखूंगा, उन वन लाइनर्स को स्टैटिक से रिलेट करना, इससे रिलेटेड जितनी न्यूज़ निकाल सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं कि गीता गोपीनाथ बिकम्स द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट। चीफ इकोनॉमिस्ट होता है मुख्य अर्थशास्त्री। कहाँ के? आईएमएफ। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब गीता गोपीनाथ एक तो इस वजह से भी न्यूज़ में है, एक और वजह से न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता, अभी आपको पता है हाल ही में एनआरआई डे सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा कब हुआ, तो 9 जनवरी जनरली मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी है। लेकिन अगर इस साल का पूछ ले तो 21 से 23 जनवरी के बीच में एनआरआई डे को सेलिब्रेट किया गया। तो ध्यान रख लेना कि अगर इन जनरल पूछे तो इट इज 9 जनवरी एनआरआई डे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब गीता गोपीनाथ इससे रिलेटेड कैसे है वो भी समझना जरूरी है। एनआरआई होते हैं जो बाहर से, ओवरसीज सिटीजन्स, जो बाहर के देश में भारतीय रहते हैं, उन सबके लिए उन्हें एनआरआई बोला जाता है। एनआरआई डे हम 9 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, भारत वापस आए थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। एनआरआई डे पर जितने भी बाहर रहने वाले लोग होते हैं, जो भारत के मूल निवासी होते हैं, ठीक है, मूल रूप से भारतीय होते हैं, या तो उनके पिता यहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार में से कोई भी यहाँ रहता है, तो उन्हें हम इस कैटेगरी में लेते हैं ओवरसीज में। गीता गोपीनाथ को एनआरआई डे पर एक सम्मान मिला जिसे बोला जाता है प्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, जो बाहर रहने वाले लोग होते हैं, भारतीय होते हैं, उनको दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है ये प्रवासी भारतीय सम्मान। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? गीता गोपीनाथ ही वो पर्सन है, पहली महिला बनी है जो मुख्य अर्थशास्त्री है, कहाँ की? आईएमएफ की। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है इस बार, तो गीता गोपीनाथ को दिया गया। या फिर एनआरआई डे पूछ लेगा कब है, एनआरआई डे कब है? 9 जनवरी को। अब एनआरआई डे हमने ले लिया बात, तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लो कि एनआरआई डे पे चीफ गेस्ट कौन आया था। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि किससे रिलेटेड है। एनआरआई डे पे चीफ गेस्ट आए थे मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वो कौन है? प्रविंद कुमार जगनॉथ। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि एनआरआई डे पे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? प्रविंद कुमार जगनॉथ। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड है प्रविंद कुमार जगनॉथ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग मॉरिशस के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जब भी मॉरिशस वापस जाएंगे तो वहां पर एक भोजपुरी उत्सव मनाया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगी भोजपुरी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, तो हम लोग को लगेगा इंडिया से ही रिलेटेड है, तो हम इंडिया इसका बेझिझक आंसर लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इस बार जो भोजपुरी उत्सव मनाया जाएगा वो लास्ट डे अनाउंस करके गए हैं जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगनॉथ, के मॉरिशस भोजपुरी उत्सव भी मनाएगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या इसमें ढूंढना है? एनआरआई डे के बारे में पढ़ो। ठीक है, कहां पर हुआ प्रवासी भारतीय दिवस, हिंदी में बोलेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। मैं आपको बता देता हूं, हाल ही में एक पेपर में पूछा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस का वेन्यू कहां होगा, तो वो वाराणसी है, इसका ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट, और दूसरा आपको क्या देखना है कि आईएमएफ के बारे में पढ़ो। आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहां है, आईएमएफ के हेड कौन है, आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक का भी पढ़ लो, क्योंकि दोनों की दोनों फाइनेंस से रिलेटेड बॉडीज हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सेकेंड न्यूज है हमारी, थर्ड न्यूज है इन ऑर्डर बात करें तो इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल फार्मर्स डे। भारत ने राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया। कब मनाया? पहले तो वो डेट पूछ लेगा, तो 23 दिसंबर को मनाया। 23 दिसंबर ही नेशनल फार्मर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे, उनका जन्म दिवस होता है और एक पीजेंट लीडर थे, नेता थे किसानों के। इस वजह से हम राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे वाले दिन बनाते हैं। डन।
फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इज एक और पर्सन इन न्यूज है, वेदांगी कुलकर्णी। वेदांगी कुलकर्णी कौन है? इंडियन वुमेन बिकम्स फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब। अब ध्यान से पढ़ना, फास्टेस्ट एशियन, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं लिखा, कि एशिया के कॉन्टिनेंट में सबसे तेज महिला जिसने साइकिल से मतलब पूरा का पूरा ग्लोब यानी कि पूरी धरती का चक्कर लगाया है, वो अप्रॉक्सीमेट कितना डिस्टेंस माना जाता है कि 29,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर डिटेल में पूछे तो पूछ लेगा कितना डिस्टेंस कवर किया, 29,000 किलोमीटर। किसने किया? वेदांगी कुलकर्णी ने। कहाँ से है? भारत से है, ठीक है। और एशिया की सबसे तेज महिला बनी है ये रिकॉर्ड पूरा करने के लिए। कितने दिन लगे? 159 डेज लगे, ठीक है। 159 दिन लगे इन्हें ये कंप्लीट करने में। अब मैंने बोला यहाँ पे एशिया में है, लेकिन अगर पूछ ले कि वर्ल्ड में सबसे तेज कौन है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे है? जेनी ग्राम। जेनी ग्राम जो एक ब्रिटिशर हैं, उन्होंने 124 दिन में ही ये सारा डिस्टेंस कवर कर दिया था, जिसे कवर करने में इन्हें 159 डेज लगे हैं। डन। फिफ्थ न्यूज देखते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब देखो डे पूछ लेता सीधे सीधे से, नेशनल फार्मर्स डे पूछ सकता है, 23 दिसंबर है। नेशनल मैथमेटिक्स डे पूछ सकता है। राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब मनाते हैं? नेशनल, ठीक है, ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, तो कब है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत ही बड़े गणित से संबंधित एक व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन, उनसे रिलेटेड उनका जन्म दिवस मार्क करने के लिए 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस साल इनकी 131वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। डन। सिक्स देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज है डब्ल्यू.वी. रमन। डब्ल्यू.वी. रमन कौन है? क्यों न्यूज में है? क्योंकि उन्हें अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में विमेन्स क्रिकेट टीम के नए कोच की तरह, ठीक है। उनकी नियुक्ति हुई है नए कोच के रूप में भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उनकी। इससे पहले पूछ सकते हैं, इससे पहले कोच कौन थे? तो इससे पहले कोच थे रमेश पवार। अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, ठीक है। जो कैप्टन है मिथाली, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट्स रहे, तो ये पर्सन इन न्यूज़ रमेश पवार के बारे में पूछ सकता है कि किसकी जगह आए हैं, या फिर ये बोल सकता है कि नए कोच कौन है, तो डायरेक्ट पूछ लेगा। आंसर क्या है? डब्ल्यू.वी. रमन। डन। सेवंथ न्यूज इज हर्षवर्धन श्रृंगला अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस। एम्बेसडर होते हैं जो राजदूत होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्बेसडर। हर्षवर्धन श्रृंगला को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस। तो पर्सन इन न्यूज डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। अब आप इसके बारे में क्या पढ़ोगे? आप ये पढ़ोगे कि यूएस का एम्बेसडर कौन है इंडिया में, वो पढ़ोगे आप। कि ये इंडिया का ना पूछ के वो यूएस के रिलेटेड पूछ लेगा, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपने तैयार रखना है। 8th न्यूज इज चार्ल्स माइकल रिजाइन्स एज पीएम ऑफ बेल्जियम। अब पूछ लेगा कि कहाँ के पीएम ने हाल ही में रिजाइन किया है, तो बेल्जियम के पीएम है, ठीक है। कौन है? तो वो चार्ल्स माइकल हैं। क्यों न्यूज में है? क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया है अपने पीएम के पद से। बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स और उसकी करेंसी है यूरो। यूरो यानी कि यूरोपियन नेशन है, तो ध्यान रख लेना कि उसकी करेंसी क्या है? यूरो है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए। मैंने आपको जैसे बताया एक एक न्यूज पढ़ो, उससे रिलेटेड स्टैटिक सारा का सारा कलेक्ट करो, आपको फायदा होगा। जितना आप पढ़ोगे खुद उतना आप उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। इतना रिकॉर्ड करो और फिर इसके बाद हम कुछ और न्यूज देखते हैं। तो 8 न्यूज हम देख चुके हैं, अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं। 9th है हमारे पास कि राजकुमार शुक्ल पोस्टेड स्टैम्प्स रिलीज्ड ऑन हिम रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल पर्सन है, ठीक है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनके नाम की जो पोस्टेज यानी कि वो जो डाक की हमारे पास स्टैम्प्स होती हैं, डाक वाली, तो वो रिलीज की गई हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। अब राजकुमार शुक्ल है कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ, पहले भी वीडियोस में बोला है कि आप लोग गांधीयन एरा बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाओ, क्योंकि आपको पता है कि बर्थ एनिवर्सरी है, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो इनसे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं और हर तरह का क्वेश्चन इससे कवर होता है। तो राजकुमार शुक्ल है कौन? हम सबने पढ़ा कि चंपारण सत्याग्रह था, गांधी जी जब आए सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में किया। अब कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग में भी जीएस आ जाता है, तो वो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा कि कौन से ऑर्डर में सबसे पहला हुआ। तो ध्यान रखना, सबसे पहला आता है चंपारण, फिर आता है अहमदाबाद, फिर आता है खेड़ा, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा तो सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, जिसमें नमक बनाया था गांधी जी ने, तो सॉल्ट सत्याग्रह, और फिर लास्ट में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कुछ एक मूवमेंट्स हैं जो गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको ऑर्डर पता रहना चाहिए। वापस आते हैं चंपारण सत्याग्रह के। तो 1917 में गांधी जी को बुला के लेके गए थे राजकुमार शुक्ल, क्योंकि आपको पता है कि किसानों से जबरदस्ती नील की जो पैदावार को करवाई जाती थी, नील की उनसे फसल उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। एक इंपॉर्टेंट चीज कि नील की फसल उगाने के लिए कितने लैंड पे कहते थे, तो उनका जो टोटल है उसका 3/20 हिस्सा, 3/20 ऑफ द टोटल लैंड उनको उस पे इंडिगो यानी कि नील की फसल उगानी ही पड़ती थी, और इस सिस्टम को बोलते थे 3 कठिया सिस्टम, ठीक है।
तो ध्यान रख लेना कि तिनकटिया सिस्टम क्या है, वो इनकी लाइफ से रिलेटेड है। ये पर्सन न्यूज में है तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तिनकटिया सिस्टम में कितना लैंड यूज होता था। तो 3/20 ऑफ द टोटल लैंड मजबूरी थी कि वहां पे उन्हें उगाना ही उगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज पंडित अरुण भादुरी। अरुण भादुरी कौन है? हाल ही में इनका निधन हुआ, रिसेंटली पास्ट अवे। अब वो पूछ ले गए किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो एक क्लासिकल सिंगर है। ठीक है, तो पंडित अरुण भादुरी कौन है? एक क्लासिकल सिंगर है। नेक्स्ट है माधवी दीवान। माधवी दीवान न्यूज में इसलिए है क्योंकि शी इज अपॉइंटेड एज न्यू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जैसे हिंदी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो ध्यान रख लेना। तो जो अत्यधिक जो पब्लिक सॉलिसिटर होते हैं, अभी क्या है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बाकी आप रिलेट करेंगे सारी चीजें। एक होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे बोलते हैं महान्यायवादी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिन्हें बोलते हैं हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और उसके बाद आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो इनके अतिरिक्त जो महान्यायवादी को महान्यायवादी नहीं आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है उन्हें बोला जाता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब है क्या ये सारे के सारे लीगल एडवाइजर होते हैं। लीगल एडवाइजर यानी कि किसी भी तरीके की सलाह चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, तो ये सलाह देते हैं। लेकिन सलाह देंगे इसे आपको, मुझे तो नहीं देते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत सरकार है उसके लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करूं तो एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। ध्यान रख लेना कौन है इस टाइम पे, के वेणुगोपाल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल है। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये तुषार मेहता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ इनके बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 346 इनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 346 में लिखा है, 346 नहीं आएगा, सॉरी, इट्स आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, तो आर्टिकल 76 में लिखा है कि हमारे संविधान में कि एक भारत के लिए एक लीगल एडवाइजर होगा, आर्थिक सलाहकार होगा, और वो उसका नाम होगा, उससे अटॉर्नी जनरल कहा जाएगा महान्यायवादी, और एट प्रेजेंट जो है वो है के वेणुगोपाल। अपडेट रख लेना। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल, जो तुषार मेहता है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट 5 है, तो वो वेरी करते रहते हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करते रहते हैं। तो एक माधवी दीवान जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन in न्यूज़ है कैट्रियोना ग्रे। ठीक है, कैट्रियोना ग्रे कौन है? जो मिस यूनिवर्स बनी है, मिस यूनिवर्स 2018 बनी है कैट्रियोना ग्रे। पूछ लेगा कहां से है, तो वो फिलीपींस से है। ये पूछ सकता है, इनके बारे में ना पूछ के सेकंड रनर, फर्स्ट रनर कौन है, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो टैमरिन ग्रीन है, जो साउथ अफ्रीका से है। ये फर्स्ट रनर अप है मिस यूनिवर्स 2018 की। और एक प्रथा है कि हर साल जो मिस यूनिवर्स बनती हैं उनको जो क्राउन पहनाया जाता है, ताज पहनाया जाता है, लास्ट ईयर की मिस यूनिवर्स बनवाती है। तो लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स कौन थी? डेमी ले नेल बेटल, शी इज आल्सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो लास्ट ईयर की जो विनर थी मिस यूनिवर्स 2017 की, तो वो है डेमी ले नेल बेटल। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ब्रिजेंद्र पाल सिंह, अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ब्रिजेंद्र पाल सिंह को अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। कहां का? FTII लिखा आ सकता है, या फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो पहले कोई होगा इनसे पहले कौन थे? जो अनुपम खेर है, अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर इससे पहले चेयरमैन थे। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन अपॉइंट हुआ है, या फिर ये किसकी जगह ये आए हैं, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज़ है, सुनील अरोड़ा अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। CEC है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त काम क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शंस कंडक्ट कराना। लोकसभा की इलेक्शंस आने वाली हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो सुनील अरोड़ा। अब इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग की बात करूं तो हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में लिखा है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाएगा, पॉलिटी से पूछेगा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 343 बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। 15 न्यूज़ है पर्सन है हमारे पास, जस्टिस रंजन गोगोई 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं 31, इसमें से 30 तो जजेस होते हैं प्लस एक जो चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, तो उसका एक अलग से हम काउंट करते हैं 30 + 1। लेकिन एट प्रेजेंट कितने जजेस हैं? एट प्रेजेंट जजेस हैं 28। अब आपसे ये ना पूछ लेगा कि कितनी इनकी एज होती है रिटायरमेंट की,
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको 65 इयर्स इनकी रिटायरमेंट की एज होती है। अभी जितनी न्यूज दिखी है, जितना मैंने कवर किया, उसके बाद बाकी जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो आप कवर करें, ठीक है। इतनी न्यूज आप नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज। पहले देखते हैं न्यूज क्या है, इसमें 2-3 पर्संस की बात होगी, सबका आपको नाम ध्यान रखना है। पहला है कि न्यूज है कि WCD मिनिस्ट्री अपॉइंट्स 3 न्यू मेंबर्स टू नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है। WCD का मतलब क्या है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि इसकी जो कंसर्न यूनियन मिनिस्टर या फिर केंद्रीय मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, वो कौन है? इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। अब वो न्यूज में एक कारण सॉरी रही, आपको पता है, आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक मैन ईटर टिग्रेस थी, ठीक है, जो मतलब लोगों को खा जाती थी, शेरनी थी, बड़े सारे शिकार कर रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उसे मारा गया। उसकी बहुत आलोचना की गई, इसकी जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा बहुत आलोचना की गई। तो आपने मुझे नाम बताना है कि वो केंद्रीय मंत्री है कौन। उन्होंने क्या किया है, उस मंत्रालय ने क्या किया है कि 3 नए मेंबर्स अपॉइंट किए। कहां पर? नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग है महिलाओं के लिए, उसमें 3 नए मेंबर्स अपॉइंट किए। अब इस आयोग की चेयरमैन जो है वो है रेखा शर्मा। अभी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चेयरमैन कौन है एनसीडब्ल्यू। तो 3 पर्सन जो अभी अपॉइंट हुए हैं वो कौन-कौन से हैं? चंद्रमुखी देवी, सोसो शेरला और कमलेश गौतम। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 का नाम मिल जाएगा कि हाल ही में किसे नहीं अपॉइंट किया गया या फिर किसे अपॉइंट किया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सर छोटू राम। सर छोटू राम सबको पता है कि पीजेंट लीडर थे, ठीक है, किसानों के नेता थे, जमींदारी लीग के भी ये फाउंडर रहे, ठीक है। और उस न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड 64 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ पीजेंट लीडर इन रोहतक, हरियाणा। रोहतक में कहां पर? गांव है गढ़ी सांपला, उन्हीं का अपना गांव है सर छोटू राम का, जहां से बिलोंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री, पहला पूछ लेगा कि किसने इनॉग्रेट किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, जो उनका स्टैच्यू था, ठीक है। कितनी हाइट है? 64 फीट उसकी हाइट है। कहां पर है? रोहतक, हरियाणा में। गांव पूछ लेगा तो गढ़ी सांपला, आपको नाम ध्यान रखना है। अब वो स्टैचू बनाया किसने? इट वाज स्कल्प्टेड बाय रामवंती सुतार, ठीक है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। रामवंती सुतार के द्वारा वो स्टैचू बनाया गया। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है RN रवि, अपॉइंटेड एज डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्यूटी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन डिप्यूटी है, सेकंड रैंक है। फर्स्ट कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कौन? अजीत डोभाल। जिन्होंने उरी मूवी देखी है तुम्हें पता होगा अच्छे से कि अजीत डोभाल के बारे में कि कौन है अजीत डोभाल। बहुत ही रिनाउंड पर्सन है और ये इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं। इनके अंडर 3 डिप्यूटी एनएसएस हैं, एक हाल ही में अपॉइंट हुए RN रवि। तो वो ना पूछ के वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन एक डिप्यूटी एनएसए नहीं है। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि एक पंकज सारन है, एक राजेंद्र खन्ना है, ये 2 ऑलरेडी डिप्यूटी एनएसए हैं और अभी हाल ही में तीसरे अपॉइंट हुए हैं RN रवि। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। 19 देखते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्टेड एज 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो उनके पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उन्हीं की पार्टी है पाकिस्तान तारीख-ए-इंसाफ पार्टी। तो उसी पार्टी की ये को फाउंडर है। नेक्स्ट है पर्सन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में कि DRDO का हेडक्वार्टर्स कहां है, कब एस्टैब्लिश हुआ, इसके बारे में आपको सारा का सारा खुद पढ़ना है। लास्ट जो हमारा है कि फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पास अवे। फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाल ही में निधन हुआ। बर्थडे का सेलिब्रेट करते हैं हम 25 दिसंबर को और गुड गवर्नेंस डे के नाम से, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर क्यों? क्योंकि इनके जन्म दिवस के हम लोग उपलक्ष्य मनाते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइफ रिलेटेड आप कैसे पढ़ेंगे, मैं लास्ट में एक बार को फिर से बता दूं सारा का सारा। अब मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइफ रिलेटेड की कब उनकी सरकार में आए, कब कब प्राइम मिनिस्टर रहे। अभी हाल ही में आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र एनडीए गवर्नमेंट यानी कि जो नरेंद्र मोदी लेड द्वारा जो गवर्नमेंट है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास पत्र लाया गया। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक ऐसी सरकार थी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हुई। अब उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है कि कौन कौन सबसे पहले वीपी सिंह की सरकार गिरी, ठीक है, तो एचडी देवगौड़ा की सरकार गिरी, तीसरे नंबर पे सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो उससे रिलेटेड अब उसको पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट करोगे कि ये जो लाया जाता है इसको पास कराने के लिए कितने लोगों की वोट चाहिए होती है, किस तरीके से लाया जाता है, या खुद पढ़ेंगे। खुद पढ़ोगे तो
तो फायदा क्या होगा, आपको चीजें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी, क्योंकि आपने जब रिसर्च किया होगा, ढूंढा होगा, और क्यों रिसर्च किया होगा वो भी आपको याद होगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज थे, हो सकता है काफी सारे मिस हुए होंगे, तो फिर भी आपको भी अपनी साइड से तैयारी और रखनी है। अभी एक पर्सन की न्यूज है, हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में अवार्ड्स देखेंगे और अलग अलग सेक्शन हम एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं कोचिंग्स में आ पाते हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली में जिस तरह पढ़ाते हैं, तो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड जय हिंद।